नमस्कार विद्यार्थियों। आज नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत संविदा विधि की धारा 23 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना आवश्यक है कि धारा 23 कहती क्या है। धारा 23 विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में बताती है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं वो विधिपूर्ण होते हैं और कौन कौन से जो उद्देश्य हैं वो विधिपूर्ण होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो विधिपूर्ण प्रतिफल और जो उद्देश्य होंगे उन्हीं के अंतर्गत जो संविदा की जाएगी वही संविदा वैध संविदा कहलाती है। तो धारा 23 ये कहती है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार करार के प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण होते हैं। सभी जो भी संविदा होगी उन सभी में प्रतिफल और जो उद्देश्य होते हैं वो विधिपूर्ण होते हैं, सिवाय जो कि एक्सेप्शन है, इनके अतिरिक्त जो भी प्रतिफल और उद्देश्य होंगे वो विधिपूर्ण होंगे। निम्न जो प्रतिफल और उद्देश्य हैं वो विधिपूर्ण नहीं माने जाएंगे। जैसे कोई विधि द्वारा वर्जित हो, यानी विधि के अंतर्गत यदि कोई वर्जित यानी पहले से ही रोका गया हो कि ये जो उद्देश्य हैं प्रतिफल हैं ये वैध नहीं माने जाएंगे, तो वो भी विधिपूर्ण नहीं माने जाएंगे। किसी विधि के उपबंधों को विफल करने वाला हो, जैसे कोई भी ऐसा उपबंध हो जो विधि के उपबंधों को फेल करता हो, या कोई ऐसा उद्देश्य हो, कोई प्रतिफल हो, जैसे मान लो कि अपना कोई जैसे तस्करी से संबंधित यदि कोई उद्देश्य हो, या तस्करी या चुराई हुई कोई संपत्ति हो वो प्रतिफल के रूप में मिल रही हो, तो ऐसी जो प्रतिफल और उद्देश्य होंगे वो विधिपूर्ण नहीं माने जाएंगे। कपटपूर्ण हो, जैसे जो कोई कपट के आधार पर कोई उद्देश्य किया गया, कोई करार किया गया हो या कोई प्रतिफल दिया गया हो, तो वो भी विधिपूर्ण नहीं माने जाएंगे। किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला हो, कोई भी उद्देश्य या कोई भी प्रतिफल ऐसा हो जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को हानि पहुंचाने वाला हो, तो वो भी वैध नहीं माना जाएगा, विधिपूर्ण नहीं होगा। न्यायालय उसे अनैतिक मान ले, यानी न्यायालय ने उसे पहले से ही अगर अनैतिक घोषित किया गया हो तो वो भी विधिपूर्ण नहीं होगा। न्यायालय उसे लोक नीति के विरुद्ध माने, यदि कोई लोक नीति के विरुद्ध भी यदि कोई प्रतिफल उद्देश्य है तो वो भी वैध नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हम विस्तृत रूप से इनकी चर्चा करते हैं। जो पहला है वो है विधि द्वारा वर्जित हो। जैसे कोई भी करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि द्वारा वर्जित है वह करार अवैध तथा शून्य होगा। यानी यदि कोई करार ऐसा है जिसमें प्रतिफल और उसका उद्देश्य है वो विधि द्वारा वर्जित है तो वह करार अवैध एवं शून्य होगा, तथा यदि उद्देश्य या प्रतिफल भागते विधि द्वारा वर्जित है तो भी करार शून्य होगा। यानी कि यदि कोई ऐसा उद्देश्य प्रतिफल है जो आंशिक रूप से विधि द्वारा वर्जित है और आंशिक रूप से वैध है, तो वहाँ पर भी जो करार किया जाएगा वो करार शून्य माना जाएगा। यानी विधि से तात्पर्य भारत में उस समय प्रचलित एवं लागू विधि से है जिस समय करार किया गया। यहाँ पर विधि कौन सी होगी? वह विधि होगी जो विधि जिस जगह पे जो करार किया गया है या तो उससे ही संबंधित जो विधि है वही विधि जब प्रचलित विधि है उसी के अंतर्गत यदि मान लो जैसे कोई पूर्व की कोई विधि है तो वहाँ पर वो जो करार है वो वैध नहीं माने जाएंगे। तो जिसमें करार किया गया है वहाँ पर जो प्रचलित विधि है वो करार वहाँ पर वैध माने जाएंगे, यानी उसमें जो भी वर्जित होगा वो विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे नंदलाल बनाम थॉमस जे विलियम्स का जो वाद था उसमें ये बताया गया था कि इसमें वादी ने एक शराब की दुकान खोलने के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम के अंतर्गत एक लाइसेंस प्राप्त किया। इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस का अंतरण वर्जित था। दुकान चलाने के लिए वादी ने प्रतिवादी के साथ साझेदारी का करार किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त करार विधि द्वारा वर्जित होने के कारण शून्य, यानी कि पहले से ही जो दुकान का जो लाइसेंस है उसको अंतरित करने पर प्रतिबंध था, और यहाँ पर यदि उसको अंतरित किया जाता है तो वो जो करार होगा वो शून्य माना जाएगा और वह अप्रवर्तनीय, यानी उन्हें विधि द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। दूसरा जो इसका एक्सेप्शन है वो है आपका किसी विधि के उपबंधों को विफल करने वाला हो। यदि कोई भी ऐसा उद्देश्य या प्रतिफल है जो किसी विधि के उपबंधों को विफल करता है तो वहाँ पर वो जो उद्देश्य और प्रतिफल है वो
वैध नहीं माने जाएंगे, यानी विधिपूर्ण नहीं होंगे। यदि कोई करार ऐसी किसी प्रकृति का है जिसकी अनुमति दी जाए तो वह किसी विधि के प्रावधानों को विफल कर देगा, तो ऐसे करार के उद्देश्य व प्रतिफल विधि विरुद्ध माने जाएंगे। कभी कभी ऐसे करार भी किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्जित नहीं होते हैं, किंतु यदि उसे परिवर्तित कर दिया जाए तो वे किसी न किसी विधि के प्रावधानों को विफल कर देंगे। यानी कई बार ऐसा होता है कि वो सामने देखने से तो वो ऐसे लगते हैं कि ऐसे जो प्रतिफल है वो और उद्देश्य हैं वो वैध होते हैं, लेकिन वो जब उनको अप्लाई किया जाता है, जब उनको लागू किया जाता है, तो वो किसी न किसी विधि के प्रावधानों को विफल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी करार होंगे और जिनमें जो उद्देश्य और प्रतिफल होगा वो विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, और ऐसे जो करार होंगे वो भी शून्य कहलाएंगे। जैसे इसमें फतेह सिंह बनाम सावंत सिंह 1878 का जो वाद था, इसमें ये बताया गया था कि यदि कोई उपबंध ऐसा है जो विधि के प्रावधानों को विफल करता है तो वहाँ पर जो उद्देश्य और प्रतिफल होंगे वो वैध नहीं माने जाएंगे। अगला जो इसका एक्सेप्शन है वो है यदि करार कपटपूर्ण, यानी जहाँ पर कपट का प्रयोग किया जाता है, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम धारा 17 के अंतर्गत कपट के बारे में बताया गया है, और यदि कोई करार में कपट का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर यदि कोई उद्देश्य होगा या प्रतिफल होगा वो भी वैध नहीं माना जाएगा। ये जैसे वह कार्य कपट की श्रेणी में आएगा जो जानबूझकर ऐसी बात कहना जो सत्य नहीं है, या जो बात सत्य है उसे जानबूझकर छिपाना, तथा अन्य व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करके कोई कार्य करता है तो वह कपट माना जाता है। यदि किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल कपटपूर्ण है तो वह विधिपूर्ण विरुद्ध होने के कारण शून्य होगा। तो ऐसे करार भी शून्य माने जाएंगे यदि करार कपटपूर्ण हो। यदि कोई ऐसा करार है जो कपटपूर्ण है तो वो भी, उसमें भी उद्देश्य और प्रतिफल है वो वैध नहीं माने जाएंगे। वह कार्य कपट की श्रेणी में आता है जो जानबूझकर किया जाता है, या कोई ऐसी बात होती है जो सत्य नहीं है, जिसके बारे में दूसरा व्यक्ति है वो जानते हुए भी कि ये बात सत्य है और जानबूझकर यदि कोई बात छुपाता है तथा अन्य व्यक्ति इसमें उसके विश्वास के कारण कोई कार्य करता है तो वह कपट माना जाता है। यदि किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल कपटपूर्ण है तो वह विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य होगा। ये मनीराम बनाम पुरुषोत्तम लाल AIR 1930 के जो इलाहाबाद का जो वाद था उसमें ये बताया गया था कि यदि कोई करार कपटपूर्ण किया जाता है तो वहाँ पर जो प्रतिफल और उद्देश्य होगा वो भी शून्य माना जाएगा, यानी विधि विरुद्ध नहीं होगा। अगला जो इसका एक्सेप्शन है वो है यदि करार से किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचती है। यदि कोई ऐसा करार किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती है या उसको कोई नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में जो भी उद्देश्य और प्रतिफल होगा वो वैध नहीं माना जाएगा। नहीं, ऐसा करार भी विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल के लिए माना जा सकेगा यदि उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आशय हो। इस प्रकार दो व्यक्तियों के मध्य किसी तृतीय व्यक्ति के शरीर या उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का करार होता है तो वह विधि विरुद्ध कहलाता है या विधि विरुद्ध ही होता है। ये जो बताया गया था वो है रामस्वरूप बनाम बशिंदर 1915 जो वाद था उस वाद में कहा गया था यदि कोई ऐसा करार किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या क्षति होती है तो वो करार वैध नहीं माना जाता है और उसका जो प्रतिफल होगा और उद्देश्य होगा वो भी विधिपूर्ण नहीं होंगे। न्यायालय जिस करार को अनैतिक माने। अगला जो इसका एक्सेप्शन है वो है कि यदि कोई ऐसा करार किया जाता है जो कि अनैतिक की श्रेणी में आता हो या न्यायालय उसे अनैतिक मानता है, यानी ऐसा कोई करार जिसे न्यायालय अनैतिक माने वह विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य होता है। वह विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य होता है। अनैतिक कार्य वो कार्य होते हैं जिन्हें न्यायालय या समाज अनैतिक माने। पियर्स बनाम ब्रुक्स के वाद में ये बताया गया था कि यदि कोई न्यायालय जिस करार को अनैतिक मानता है वहाँ पर प्रतिफल और जो उद्देश्य होगा वो विधि विरुद्ध माना जाएगा। अंतिम जो इसका एक्सेप्शन है वो है न्यायालय जिस करार को लोक नीति के विरुद्ध माने, यानी जो समाज में या लोक हित के लिए वो आवश्यक नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो भी करार किए जाएंगे वो भी वैध नहीं माने जाएंगे और उसके अंतर्गत जो भी प्रतिफल और उद्देश्य होगा वो भी विधि विरुद्ध होगा। यानी कोई करार यदि न्यायालय की राय में लोक नीति के विरुद्ध हो तो वह करार शून्य होगा। लोक नीति शब्द कहीं भी इसमें परिभाषित नहीं किया गया है,
वह ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस कार्य को लोक नीति के विरुद्ध समझे और किस कार्य को नहीं। ये घेरूलाल पारिक बनाम महादेव दास के वाद में जो AIR 1959 का था, उस वाद में बताया गया था कि ऐसे कोई भी करार जो न्यायालय के विवेक के अनुसार लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं, तो वो करार वैध नहीं माने जाते हैं तथा उसमें जो भी प्रतिफल या उद्देश्य होगा वो वैध नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।